ये जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कोई मामूली इमेज नहीं है। ये पहली बार था जब इंसानों ने ब्लैक होल को विजुअलाइज किया था। इस इमेज का साइज लगभग 5000 जीबी था और इसे कैप्चर किया था इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने, जिसे शॉर्ट में EHT भी कहा जाता है। ये ब्लैक होल मेसियर 87 गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है और इसका मास हमारे सूरज से 6.5 बिलियन टाइम्स ज्यादा है। EHT ने इस ब्लैक होल की इमेज लेने में काफी वक्त लगा दिया। इसके डेटा का साइज 5 पेटाबाइट्स था। सोच के देखो, ये इतना ज्यादा है कि लगभग 19,531 आईफोन जितनी स्टोरेज चाहिए होती इस डेटा को स्टोर करने के लिए, और वो भी हर आईफोन पूरा भरा हुआ। ये डेटा इतना हैवी था कि इसे इंटरनेट के जरिए भेजना मुमकिन ही नहीं था। इसलिए इसे फिजिकली हार्ड ड्राइव्स में स्टोर करके एयरप्लेन के जरिए भेजा गया MIT के हेस्टैक ऑब्जर्वेटरी में, जहां एक पावरफुल सुपर कंप्यूटर था। EHT के टेलीस्कोप्स पूरी दुनिया में फैले हुए थे, जैसे हवाई, चिली, स्पेन, अंटार्कटिका और कई और जगहों पर। ये इसलिए किया गया क्योंकि पृथ्वी हर वक्त घूमती रहती है और ब्लैक होल पर लगातार फोकस बनाए रखने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में टेलीस्कोप्स लगाना जरूरी था। जब हम ब्लैक होल की बात करते हैं तो हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं जो शुरुआत में सिर्फ एक थ्योरी थी। इसका पहला आइडिया मिला 1915 में, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। लेकिन ब्लैक होल का पहला एग्जैक्ट सॉल्यूशन दिया जर्मन साइंटिस्ट कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड ने। उन्होंने बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास इतना ज्यादा हो और उसे एक्सट्रीम लेवल तक कॉम्प्रेस किया जाए तो वो एक ऐसे रीजन में बदल जाता है जहां से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती, और इसी कॉन्सेप्ट का नाम है ब्लैक होल। उस वक्त लोगों को ये कॉन्सेप्ट अनबिलीवेबल लगता था, लेकिन आज साइंस ने इसे प्रूव कर दिया है। यूनिवर्स में ज्यादातर ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब किसी मैसिव स्टार का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है। इस स्टेज के बाद स्टार अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स कर जाता है और फॉर्म होता है एक ब्लैक होल। ब्लैक होल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं: इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी और अक्रीशन डिस्क। इवेंट होराइजन एक ऐसी बाउंड्री होती है जिसे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। इस बाउंड्री के अंदर जो भी चीज एंटर करेगी, चाहे वो कोई प्लैनेट हो, स्टार हो या इवन लाइट, वो कभी वापस नहीं आ सकती। ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। इसी वजह से इसे ब्लैक होल कहा जाता है। अब बात करते हैं सिंगुलैरिटी की। ये ब्लैक होल का एग्जैक्ट सेंटर होता है, जहां मास एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट में कॉम्प्रेस हो जाता है। यहां तक कि करंट फिजिक्स का हर रूल यहां फेल हो जाता है। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब तक किसी ने भी इस सिंगुलैरिटी को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया है। और आखिर में आता है अक्रीशन डिस्क। ये एक सर्कुलर जोन होता है ब्लैक होल के चारों तरफ, जो इवेंट होराइजन के जस्ट बाहर होता है। यहां पर गैस, डस्ट और इवन स्टार्स हाई स्पीड से रोटेट करते हैं। फ्रिक्शन के कारण यहां से इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि अक्रीशन डिस्क से लाइट एमिट होने लगती है। इस इमेज में जो ऑरेंज पार्ट दिख रहा है, वही ब्लैक होल का अक्रीशन डिस्क है। ब्लैक होल की सबसे माइंड ब्लोइंग चीजों में से एक है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। नाम थोड़ा साइंटिफिक लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। जब लाइट किसी मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे एक ब्लैक होल के पास से गुजरती है, तो उसकी इंटेंस ग्रेविटी स्पेस टाइम को इतना बेंड कर देती है कि लाइट भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं कर पाती। वो लाइट कर्व हो जाती है, जैसे किसी ग्लास लेंस से होकर गुजरी हो। इसी इफेक्ट को कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अगर ब्लैक होल कोई डिस्टेंट गैलेक्सी और हम परफेक्ट लाइन में हो, तो हमें एक ग्लोइंग रिंग दिखाई देती है, जिसे कहा जाता है आइंस्टाइन रिंग। और हाँ, जब 2019 में साइंटिस्ट्स ने M87 ब्लैक होल की इमेज कैप्चर की थी, तो उसमें जो ग्लोइंग रिंग नजर आ रही थी, वो सिर्फ अक्रीशन डिस्क ही नहीं थी, बल्कि उसमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग का भी बड़ा रोल था। इसका मतलब यह है कि ब्लैक होल के पीछे से आने वाली लाइट भी उसकी ग्रेविटी के जरिए बेंड होकर हमें दिख सकती है।
एक तरह से ब्लैक होल अपने आसपास के स्पेस को एक कॉस्मिक मिरर बना देता है। वर्म होल की थ्योरी एक काफी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जो स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर को समझने में मदद करती है। वर्म होल को आइंस्टाइन-रोसेन ब्रिज अभी कहा जाता है, जो एक थ्योरेटिकल शॉर्टकट है दो डिस्टेंट पॉइंट्स के बीच में। इसका मतलब है एक वर्म होल के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह इंस्टेंटेनियसली ट्रैवल कर सकते हैं बिना स्पेस के रेगुलर डिस्टेंस को कवर किए। वर्म होल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इसमें दो एंड होते हैं, एक एंट्री पॉइंट और एक एग्जिट पॉइंट। ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से काफी दूर होते हैं स्पेस टाइम में। अगर हम नॉर्मल स्पेस टाइम को इमेजिन करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है, लेकिन वर्म होल एक शॉर्टकट की तरह काम करता है। मतलब अगर तुम्हारे पास एक वर्म होल है तो तुम एक एंड से दूसरे एंड तक जा सकते हो बिना पूरी डिस्टेंस कवर किए। वर्म होल का कनेक्शन ब्लैक होल्स से भी होता है। जब हम ब्लैक होल्स के बारे में बात करते हैं तो एक थ्योरी ये भी है कि अगर एक ब्लैक होल का सिंगुलैरिटी का पॉइंट किसी दूसरे ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी से कनेक्टेड हो तो वो एक वर्म होल की तरह काम कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ थ्योरेटिकल है। अब तक कोई भी साइंटिफिक प्रूफ इस बात को सपोर्ट नहीं करता। ब्लैक होल्स हमेशा चीजें खींचते ही हैं, ऐसा हम सोचते थे। लेकिन 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने एक शॉकिंग थ्योरी दी कि ब्लैक होल्स खुद भी धीरे धीरे एनर्जी लूज करते हैं और एक दिन इवेपोरेट भी हो सकते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है हॉकिंग रेडिएशन। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से वैक्यूम एक्चुअली खाली नहीं होता। वहां हर वक्त वर्चुअल पार्टिकल्स और एंटीपार्टिकल्स बन रहे होते हैं और तुरंत डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। लेकिन अगर ये पेयर ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बिल्कुल पास बनता है तो कभी कभी एक पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर चला जाता है और दूसरा बाहर निकल जाता है। वो बाहर निकलने वाला पार्टिकल हमें रेडिएशन की फॉर्म में दिखाई देता है और इसी रेडिएशन को हम कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। लेकिन इसके पीछे एक प्राइस होता है। ब्लैक होल का मास थोड़ा कम हो जाता है। टाइम के साथ साथ अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू हो तो ब्लैक होल छोटा होता जाता है और एक टाइम के बाद पूरी तरह से इवेपोरेट भी कर सकता है। ये थ्योरी एक रेवोल्यूशन थी क्योंकि इसने ब्लैक होल्स को इमॉर्टल नहीं बल्कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जो मर भी सकता है। अब तक हॉकिंग रेडिएशन डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि ये एक्सट्रीमली वीक होती है। लेकिन फिजिक्स की दुनिया में इस थ्योरी को काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। ब्लैक होल्स के बारे में हमने काफी कुछ जाना है, लेकिन अब बात करते हैं रोटेटिंग ब्लैक होल्स की, जिन्हें हम केयर ब्लैक होल्स कहते हैं। ये ब्लैक होल्स अपनी रोटेशन के लिए फेमस है और इस रोटेशन का अपना एक इफेक्ट होता है जिसे हम फ्रेम ड्रैगिंग कहते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले रॉय केर, एक मैथमेटिशियन ने दिया था, इसलिए उनका नाम इस ब्लैक होल के साथ जुड़ गया। अगर हम नॉर्मल ब्लैक होल की बात करें तो उसमें कोई रोटेशन नहीं होती, लेकिन केयर ब्लैक होल में रोटेशन होती है और ये रोटेशन काफी पावरफुल इफेक्ट क्रिएट करती है जिसे फ्रेम ड्रैगिंग कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेटिंग ब्लैक होल के पास जाता है तो वो ब्लैक होल की रोटेशन की डायरेक्शन में खिंचता चला जाता है। जैसे तुम पानी के व्हर्लपूल में जाओगे वैसे तुम्हें भी व्हर्लिंग इफेक्ट का सामना होगा। केयर ब्लैक होल के दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है इवेंट होराइजन। ये वो बाउंड्री है जहां से तुम वापस नहीं आ सकते। एक बार इस बाउंड्री के अंदर जाने के बाद कोई भी चीज कभी वापस नहीं निकल सकती। दूसरा है अर्गोस्फेयर। ये इवेंट होराइजन के बाहर का रीजन है जहां फ्रेम ड्रैगिंग इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बिना रोटेट किए वहां रुक नहीं सकता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अर्गोस्फेयर से एनर्जी भी एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। इस प्रोसेस को हम पेनरोस प्रोसेस कहते हैं। पेनरोस प्रोसेस एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां ब्लैक होल से एनर्जी निकाली जाती है बिना उसे टच किए। ब्लैक होल के आसपास एक हाइपोथेसिस है जो काफी कंट्रोवर्शियल है साइंटिस्ट्स के बीच। इसे ब्लैक होल फायरवॉल हाइपोथेसिस कहा जाता है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस करता है तो उसे एक हाई एनर्जी रेडिएशन का सामना करना पड़ता है जो उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये आइडिया फिजिक्स के एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचा गया था। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था
कि ब्लैक होल्स इवेपोरेट करते हैं, लेकिन जब ये इवेपोरेट होते हैं तो इस प्रोसेस में इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है, जो क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि क्वांटम थ्योरी के मुताबिक इंफॉर्मेशन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो इस रूल को बचाने के लिए फायरवॉल हाइपोथेसिस को बनाया गया, जो ये कहती है कि जब ऑब्जेक्ट इवेंट होराइजन को क्रॉस करता है उसी वक्त इंफॉर्मेशन जला दी जाती है। एक एनर्जी वॉल के जरिए इस तरह इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि एनर्जी अलग स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन समस्या यह है कि आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से इवेंट होराइजन पर कोई भी नोटिसेबल फिजिकल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक बड़े ब्लैक होल में गिरता है तो उसे कोई सडन चेंज महसूस नहीं होना चाहिए। फायरवॉल हाइपोथेसिस डायरेक्टली इस आइडिया को चैलेंज करती है, क्योंकि ये इवेंट होराइजन की स्मूथनेस को डिसरप्ट करने का काम करती है। इसलिए साइंटिफिक कम्युनिटी इस पर डिवाइडेड है। कुछ फिजिसिस्ट्स कहते हैं कि फायरवॉल हो सकता है, जबकि दूसरे कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। ये अभी एक ओपन डिबेट है साइंटिफिक कम्युनिटी। अब हम ब्लैक होल की एक नई प्रजाति के बारे में जानेंगे, जिन्हें प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स कहा जाता है। ये वो ब्लैक होल्स नहीं होते जो मैसिव स्टार्स के कोलैप्स होने से बनते हैं। प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स दरअसल बिग बैंग के तुरंत बाद बने थे, यानी जब यूनिवर्स सिर्फ कुछ सेकंड्स या मिनट्स पुराना था। उस वक्त मैटर इतना ज्यादा डेंस था कि कुछ जगहों पर ग्रेविटी का प्रेशर इतना इंटेंस हो गया कि वो अपने आप में कोलैप्स होकर ब्लैक होल्स में बदल गया, बिना किसी स्टार के। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत छोटे हो सकते हैं, कुछ ग्राम्स के मास से लेकर पूरे प्लैनेट्स के साइज तक। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स हमें डार्क मैटर के क्लूज दे सकते हैं, और हो सकता है कि ये डार्क मैटर का एक हिस्सा भी हो। अगर ये ब्लैक होल्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं तो शायद ये कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स के किसी कोने में छुपे हुए हों। अभी तक इनका डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन ग्रेविटेशनल लेंसिंग जैसे कुछ ऑब्जर्वेशंस ने साइंटिस्ट्स को काफी क्यूरियस कर दिया है। तो दोस्तों, आज हमने ब्लैक होल्स के कुछ फैसिनेटिंग और यूनिक कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कशन किया। हमने टाइम डायलेशन से लेकर वर्म होल्स, हॉकिंग रेडिएशन और इवन प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स तक एक्सप्लोर किए। हर एक कॉन्सेप्ट का अपना एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, जो हमारे यूनिवर्स को समझने में मदद करता है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है या आप कुछ और टॉपिक्स पर डिस्कशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, ब्लैक होल्स के बारे में कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंट्रिग्यूइंग है? हमारे साथ अपने थॉट्स शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग।